हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो ऑफ वीडियो ऑन वेकेशन। गाइस, आज हम लोग ड्राइव रिव्यू करने वाले हैं हैरियर का। और मैं काफ़ी टाइम से एक्चुअली प्लान कर रहा था इस ड्राइव रिव्यू को, बट कभी हो नहीं पाया। आज मैं लखनऊ आया हुआ हूँ और यहाँ पे होटल मैरियट है। अभी चेकआउट का टाइम हो चुका है और यहाँ पे नून के टाइम पे चेकआउट है। बेसिकली 12 बजे से पहले पहले आपको चेकआउट करना है और अभी 12 बजने ही वाले हैं। और मैं अभी नहा धो के आया था, तो मुझे लग रहा है अब निकलना चाहिए। तो मैं अभी निकलता हूँ और रास्ते में हम लोग ड्राइव रिव्यू करेंगे आज गाड़ी का। ठीक है, चलो मिलते हैं। ओके गाइज़, अभी यहाँ से चेकआउट कर रहा हूँ मैं। ठीक है, मैंने ऑलरेडी चेकआउट कर लिया, सामान रखा हुआ है। जस्ट वेटिंग फॉर अ फ्रेंड टू कम बाय। फेयरफील्ड, ये था, मेरा नाम भूल गया था इसका एक्चुअली। फेयरफील्ड बाय मैरियट। गाइस, प्लान में थोड़ा सा चेंज है। हम लोग जा रहे थे अभी घर के लिए, बट हमने सोचा कि एक फ़ोन ले लेते हैं। तो अभी हम आए हुए हैं यहाँ पे, मैं आपको दिखाता हूँ। ये प्लासियो करके है और काफ़ी अच्छा एक सुपरमार्केट टाइप सा है ये। मैंने सुना है कि यहाँ पे शायद कोई एप्पल का शोरूम है, तो देखते हैं कोई शोरूम मिलता है अगर एप्पल का, तो यहाँ से हम अब परचेज़ करेंगे। और मैं आपको दिखाता हूँ डायरेक्टली कौन सा फ़ोन लेने वाले हैं, वो भी मैं आपको बताता हूँ अभी। कौन सा फ़ोन लेने वाले हैं? iPhone 16 Pro। करेक्ट। तो अभी हमने ये फ़ोन लिया है और काफ़ी अच्छी डील मिल गई। प्लासियो करके एक शॉपिंग मॉल टाइप था और उसमें यूनी का स्टोर था। और गाइस, मैंने देखा है जो यूनी के स्टोर होते हैं ना, उनमें थोड़ा-सा डिस्काउंट ज़्यादा मिल जाता है एज़ कम्पेयर टू, अगर आप कोई इफ़ यू कंपेयर इट टू सम अदर एप्पल प्रीमियम रीसेलर, फॉर एग्ज़ाम्पल इमेजिन है या फिर और भी हैं, तो उनके कंपैरिज़न में यूनी में थोड़ा-सा डिस्काउंट ज़्यादा मिल जाता है। ये 256 का वेरिएंट है। इसमें इन्होंने, बल्कि ये जो इसका कवर है, शायद इसमें आपको नहीं दिखाई देगा, ये कवर इसका इन्होंने कॉम्प्लीमेंट्री दिया है, साथ में स्क्रीन गार्ड इस पे कॉम्प्लीमेंट्री दिया है। और ये डेज़र्ट टाइटेनियम है। मेरा मन था कि वाइट ले लूँ या फिर ब्लैक पे भी मेरा मन था, बट कोई नहीं, ये लिया है फिर हमने। तो अभी 17 प्रो भी लॉन्च होने वाला है, बट लगा कि चलो ठीक है, इसको ले लेते हैं। एक फ़ोन की रिक्वायरमेंट थी और थोड़ा जल्दी थी, तो ठीक है, ये हमने ले लिया अभी। और 17 प्रो जब आएगा उसको देखेंगे कैसा होगा। तो ये शॉपिंग होगी आज की अपनी, और अब हम निकलते हैं। और यहाँ से मैं जाऊँगा अभी मेरठ, जो मुझे पड़ेगा आई थिंक 500 किलोमीटर से थोड़ा-सा ज़्यादा ही पड़ जाएगा, क्योंकि मैं, ये आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे है, उसके बाद यमुना एक्सप्रेसवे है, शायद मैं इस वाले रास्ते से जाऊँगा। सो बेसिकली प्लान क्या है कि गाड़ी का एक ड्राइव रिव्यू बनेगा। गाड़ी ड्राइव करने में कैसी है और कुछ ऐसे पॉइंट्स जो एक्चुअल में कंट्रीब्यूट करते हैं आपके ड्राइविंग प्लेजर में। ठीक है गाइस, देखो, गाड़ी कोई भी है आपके पास, ठीक है, उसका ड्राइविंग एक्सपीरियंस कैसा है वो बहुत ज़्यादा मैटर करता है। कई बार मैंने देखा है कि बहुत महँगी गाड़ी भी होगी, लेकिन उसका जो ड्राइविंग एक्सपीरियंस है वो इतना प्लेज़ेंट नहीं होता जितना कि एक बहुत सस्ती गाड़ी का हो जाता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, मैं अगर आपको एक मोटा-मोटी बात बताऊँ, ऑल्टो शायद एक बहुत बेसिक गाड़ी है, और अगर मैं ऑल्टो के ही ड्राइविंग एक्सपीरियंस की बात करूँ, तो शायद ही कोई बंदा ऐसा होगा जो ये बोलेगा कि यार ऑल्टो चलाने में मज़ा नहीं आया। क्योंकि है वो इतनी निम्बल है गाड़ी, इतने आराम से आप उसको कहीं भी जो है मैन्यूवर कर सकते हो। और कैसे रास्ते पे हो आप, चाहे पहाड़ पे हो, चाहे प्लेन पे। मैंने ऐसी-ऐसी जगह ऑल्टो निकलती हुई देखी है जहाँ बड़ी-बड़ी गाड़ियाँ फँस जाती हैं। तो आज हम हैरियर का एक ड्राइव रिव्यू करने वाले हैं
और काफ़ी सारे पॉइंट्स के बारे में हम डिस्कस करेंगे। सारे वही पॉइंट्स होंगे जो आपके ड्राइविंग प्लेजर में डायरेक्टली और इनडायरेक्टली कंट्रीब्यूट करते हैं। साथ में हम कुछ लिमिटेशंस की बात करेंगे कि अगर ये चीज़ होती तो अच्छा होता, क्योंकि देखो मैटर करता है जब आप एक गाड़ी में 25-30 लाख रुपए डाल रहे हो ना, तो मुझे लगता है कि फिर आपको काफ़ी सारी चीज़ें जो है वो बहुत अच्छी मिलनी चाहिए। तो देखेंगे कि इसमें क्या-क्या अच्छा मिलता है और क्या-क्या चीज़ें ऐसी हैं जिनमें देयर इज़ अ रूम फॉर इम्प्रूवमेंट। अच्छा, एक चीज़ मैं और सोच रहा हूँ, ये काफ़ी लॉन्ग रूट होने वाला है, तो मैं सोच रहा हूँ इस वीडियो के साथ-साथ ही एक फ्यूल इकोनॉमी भी टेस्ट हो जाएगी, ठीक है ना? तो 2 वीडियो हम बनाएँगे, 2 वीडियो मैं शूट करूँगा। एक वीडियो होगी ड्राइव एक्सपीरियंस के बारे में और दूसरी जो वीडियो होगी, वो होगी फ्यूल इकोनॉमी की, ठीक है ना? इसका माइलेज टेस्ट। तो आज टैंक टू टैंक माइलेज टेस्ट करेंगे और देखते हैं कि कितना माइलेज देती है गाड़ी इस 500 किलोमीटर के स्ट्रेच में। 500 किलोमीटर शायद चली जाएगी, हाँ, आराम से चली जाएगी। 500 आराम से चली जाएगी टैंक में। और गाइज़ मुझे बताना, अगर आप फ़ोन का रिव्यू भी जानना चाहते हैं तो प्लीज़ लेट मी नो। मैं शायद उसके रिव्यू की एक वीडियो रिकॉर्ड करूँ या ना करूँ, आप मुझे बताना बेसिकली। अगर आप चाहोगे तो मैं कर दूँगा कि फ़ोन कैसा है, कैसा नहीं है। बट कोई बात नहीं, ये हमारा चैनल फ़ोन से रिलेटेड वैसे है नहीं। और मैंने एक फ़ोन की वीडियो डाली भी थी, बट वो चला नहीं, वो वीडियो चली नहीं मेरी। उसमें एक छोटा-सा वो था कि फ्लिपकार्ट पे क्या चल रहा है आजकल, फ्रॉडबाज़ी की थी वो। कोई बात नहीं, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। इस फ़ोन का अगर आपको रिव्यू चाहिए, इस फ़ोन के बारे में अगर आप जानना चाहते हो कि कैसा है, कैसा नहीं है, तो मैं आपको बता दूँगा, क्योंकि देखो हाई टाइम है, 17 प्रो रिलीज़ होने वाला है, ठीक है ना? और अभी इसके जो प्राइसेज़ हैं वो काफ़ी कंट्रोल हैं, काफ़ी कंट्रोल में है। बाद में ये डिसकंटिन्यू हो जाएगा। ये मत सोचना कि सितंबर के बाद आप 16 प्रो खरीद लोगे, क्योंकि 15 प्रो भी डिसकंटिन्यू हो गया था जब 16 प्रो लॉन्च हुआ था, एंड सेम इज़ गोना हैपन विद 16 प्रो एज़ वेल। तो ये मत सोचना कि हम बाद में सितंबर के बाद ले लेंगे, अगर आपको लेना है, तो आप अभी ले सकते हो। बाकी थोड़ा बहुत अगर आप चाहते हो तो मैं वीडियो बना दूँगा। सो प्लीज़ लेट मी नो अबाउट दैट ऑल्सो। तो चलो अब चलते हैं और ड्राइव रिव्यू की बात करते हैं। गाइस सबसे पहले हम सस्पेंशन की बात करेंगे। देखो सस्पेंशन एक ऐसा टॉपिक है, मोस्टली ड्राइव रिव्यू में लोग उसको इग्नोर भी कर देते हैं। बट मुझे ऐसा लगता है कि सस्पेंशंस गाड़ी के बहुत ज़्यादा मैटर करते हैं। ठीक है, ऐसा नहीं है कि आप गाड़ी के सस्पेंशंस को इग्नोर कर दो। बहुत सी गाड़ियाँ होती हैं जिनमें सस्पेंशन बहुत स्टिफ होते हैं और कुछ गाड़ियाँ होती हैं जिनमें बहुत सॉफ्ट सस्पेंशंस होते हैं। एक बार मैं आपको दोनों टाइप के जो सस्पेंशंस हैं उनके प्रोज़ एंड कॉन्स बता देता हूँ। अगर गाड़ी में स्टिफ सस्पेंशंस है ना, तो गाड़ी आपकी काफ़ी प्लांटेड रहती है, काफ़ी हाई स्पीड पे एक स्टेबिलिटी आपको मिलती है। बट उसका जो सबसे बड़ा ड्रॉबैक है या फिर सबसे बड़ा कॉन है, वो ये है कि जब आपकी स्पीड कम होगी और आप किसी बम्पी रोड पे होंगे, तो गाइज़ आपको यू आर गोना फील ईच एंड एवरी बम्प, ईच एंड एवरी एंडुलेशन यू आर गोना फील। और वो चीज़ आपके ड्राइविंग प्लेजर को, आपके ड्राइविंग एक्सपीरियंस को सच में बिल्कुल रुइन कर देते हैं। वहीं अगर हम बात करें सॉफ्ट सस्पेंशंस की, उसका ठीक रिवर्स होगा जो स्टिफ में था, कि हाई स्पीड में आपको स्टेबिलिटी फील नहीं होगी, बट जो लो स्पीड है और ऊबड़-खाबड़ जो रास्ते होते हैं, टूटी-फूटी सड़कें होती हैं, वहाँ आपको एक अच्छी आरामदेह जो राइड है वो मिल जाएगी। देखो अगर आप किसी ऐसी जगह रहते हो, जो थोड़ा गाँव का एरिया है, ठीक है ना? थोड़ा वहाँ पे इतना कुछ डेवलपमेंट नहीं है वहाँ पे रोड्स का, तो वहाँ आपको, और आपका लॉन्ग रन भी नहीं है, आपका मोस्टली जो रन है वो उसी एरिया में ही है, तो आपको एक ऐसी गाड़ी चूज़ करनी चाहिए जिसके सस्पेंशंस थोड़े सॉफ्ट हों, थोड़े कंफर्टेबल हों। हार्ड सस्पेंशंस की गाड़ी वहाँ मत लेना। और वहीं अगर आपका ज़्यादा हाईवे का रन है, तो आप हार्ड सस्पेंशंस की गाड़ी ले सकते हो। अब देखो क्या है कि बहुत कम गाड़ियाँ होती हैं जिनमें जो सस्पेंशंस हैं वो परफेक्टली ट्यून्ड होते हैं। परफेक्टली ट्यून्ड सस्पेंशंस आपको समझ में आ गया होगा, जो ना ज़्यादा स्टिफ होते और ना ज़्यादा सॉफ्ट होते। जहाँ तक हैरियर के सस्पेंशन की मैं आपको बात बताऊँ, गाइज़ इसके सस्पेंशंस इम्प्रेसिव हैं। मैंने सबसे पहले सस्पेंशंस को इसीलिए चुना क्योंकि मैं इससे पहले मेरे पास वेन्यू थी और उसके सस्पेंशंस बहुत ज़्यादा हार्ड थे, बहुत ज़्यादा स्टिफ थे। तो हाई स्पीड पे मुझे काफ़ी स्टेबिलिटी मिलती थी, बट जब भी मैं किसी ऐसी रोड पे जाता था जहाँ थोड़े बहुत ऊबड़-खाबड़ रास्ते हों या फिर कोई गड्ढा-वड्ढा आ गया, तो उसमें हर एक बम्प मुझे फ़ील होता था, हर एक रोड पे मतलब परेशान ही कर देती थी वो। जब मैंने टाटा हैरियर का एक डिसीज़न लिया कि मैं टाटा पे स्विच करता हूँ, तो कहीं न कहीं मेरे मन में था कि यार देखो, मैं सिंपल आपको मैंने ये बात पहले भी बताई है। गाड़ी का जो मैंने रिव्यू किया है उसमें भी बताया कि मेरी एक्सपेक्टेशंस इस गाड़ी से हाई ज़्यादा नहीं थी और उसका रीज़न था टाटा ब्रांड। क्योंकि देखो, एक वो देसी वाली बात तो है ना? अपने अपने इंडिया का ब्रांड है। ऐसा नहीं है कि देसी चीज़ें अच्छी नहीं होती या फिर हमारे देश की चीज़ें अच्छी नहीं होती, ऐसा नहीं है। बट स्टिल यार कहीं न कहीं आपके मन में ये बात रहती है कि यार इंडियन ब्रांड है, इतना रिफाइंड नहीं होगा।
बट अगेन यार इसके सस्पेंशन सच में काफ़ी इम्प्रेसिवली ट्यून किए हैं इन्होंने। इसकी हाई स्पीड स्टेबिलिटी बहुत अच्छी है, बहुत ज़्यादा अच्छी है। और वहीं अगर आप किसी बम्पी रोड पे चल रहे हो, गाँव की सड़क है या फिर कोई टूटी-फूटी कोई गली मोहल्ले की सड़कें हैं गाइस, आपको लिटरली आपको ज़्यादातर बम्प्स तो पता भी नहीं चलेंगे। अगर आप किसी गाँव की रोड पे चल रहे हो या फिर किसी टूटी-फूटी रोड पे चल रहे हो। गाँव की रोड देखो मैं बार-बार इसलिए मेंशन कर रहा हूँ ना, क्योंकि गाँव में ज़्यादा डेवलपमेंट नहीं होता है मोस्टली। मैं कहने का मतलब मेरा ये नहीं है कि गाँव में सड़कें अच्छी नहीं होती या ये नहीं होता, बल्कि शहरों की सड़कें ज़्यादा टूटी-फूटी होती हैं आजकल तो। बट स्टिल मेरा एक जो कहने का मोटिव है वो आप समझ गए होंगे। अभी देखो ये जैसे मैं अभी इस पर्टिकुलर पैच से निकल के आया हूँ, ये काफ़ी टूटा-फूटा था और कुछ फ़ील नहीं हुआ, ऐसा कुछ नहीं हुआ। अभी वेन्यू यहाँ पे होती तो ढक-ढक की आवाज़ अंदर आती सारी गाड़ी में और हिल जाते हम लोग पूरे कंप्लीट। उस चीज़ को देखते हुए इसके सस्पेंशंस बहुत अच्छे हैं। और देखो मैं बार-बार वेन्यू से इसलिए कंपेयर करता हूँ क्योंकि अगर आपके पास कोई वाहन होता है ना, कोई भी चीज़ आपके पास हो यार, जब आप कोई चीज़ लेते हो तो सबसे पहले उसका कंपैरिज़न आप उसी चीज़ से करते हो, जो या तो आपके पास है या उससे रिलेटेड कोई चीज़ आपके पास थी। ठीक है? फॉर एग्ज़ाम्पल आपने एक फ़ोन लिया, आप उसको भी कंपेयर करोगे किस चीज़ से करोगे? आपके पास जो ऑलरेडी फ़ोन है या फिर आपके पास जो फ़ोन हुआ करता था, उससे कंपेयर करोगे ना कि हाँ, उससे अच्छा है कि बुरा है। तो इसलिए मैं वेन्यू से कंपेयर करता हूँ क्योंकि मेरे पास वही गाड़ी थी और वो मैंने जितनी भी चलाई है उसके एक्सपीरियंस को ही मैं कहीं न कहीं रिलेट करता हूँ। मारुति में मैंने देखा है कि सस्पेंशंस मोस्टली आर ऑन द सॉफ्टर साइड। अब उसका रीज़न क्या है आई डोंट नो, बट उसके ज़्यादातर जैसे कि डिज़ायर है, अगर ख़राब सड़कें हैं ना तो डिज़ायर में तो आपको लिटरली पता ही नहीं चलेगा कि कोई सड़क ये टूटी हुई थी कि क्या थी। गड्ढे-वड्ढे आएँगे आराम से निकल जाती है वो, बट हाई स्पीड में उसकी स्टेबिलिटी इतनी ख़ास नहीं है। हैरियर की मैंने आपको बात बता दी है, हैरियर के सस्पेंशंस आपको सच में कोई इश्यू आपको नहीं आएगा, यू विल बी हैप्पी विद द सस्पेंशंस। और सस्पेंशंस आपके ड्राइविंग प्लेज़र में डायरेक्टली कंट्रीब्यूट करते हैं, ये बात आप मान के चलना, ठीक है? कभी आप इस चीज़ को इग्नोर नहीं कर सकते कि सस्पेंशंस कम है, ज़्यादा है, थोड़े बहुत हार्ड है, वो चल जाएगा और कोई इश्यू नहीं आएगा, आपको आएगा, इश्यू आएगा 100% आएगा अगर हार्ड सस्पेंशंस हैं, ज़्यादा हार्ड है। सो दिस वाज़ ऑल अबाउट सस्पेंशंस। अब हम बात करते हैं सेकंड पॉइंट की, जो है गाड़ी का सीट कम्फर्ट, सीटिंग कम्फर्ट। मेरे पास एक कमेंट आया था और उसमें लिखा था कि जो वो व्यूअर थे उनकी हाइट 6 फीट 2 इंचेस थी, 6 फुट 2 इंच के थे वो, और उन्होंने लिखा था कि अंडर थाई सपोर्ट जो है वो मिसिंग है। तो जब मैंने ये गाड़ी ली, मैंने इतना नोटिस उस टाइम पे नहीं किया था कि हाँ, एक लंबे आदमी के लिए अंडर थाई सपोर्ट कम रहेगा कि ज़्यादा रहेगा। बट हाँ, शायद इसमें अंडर थाई सपोर्ट का इशू है। ज़्यादा मेजर नहीं है, बट इफ़ यू आर अबाउट 5'11", 5'11" या फिर 5'10" से अगर आप ऊपर हो, 5'10" तक को तो शायद इशू नहीं आएगा, बट 5'11" से अगर आप ऊपर हो तो आपको थोड़ा बहुत, ऐसा नहीं है कि बिल्कुल आप चला नहीं पाओगे, बट मेबी आपको शायद अंडर थाई सपोर्ट का इशू आ सकता है। तो आप कहीं न कहीं उस चीज़ को कंसिडर कर सकते हो कि हाँ, अंडर थाई सपोर्ट जो है वो थोड़ा-सा इसमें कम है, जितना होना चाहिए था उससे। अच्छा, कुछ गाड़ियाँ ऐसी होती हैं जिनमें आप अंडर थाई सपोर्ट को इंक्रीज़ भी कर सकते हो। फॉर एग्ज़ाम्पल शायद, आई एम नॉट 100% श्योर, बट शायद अल्कज़ार में है। अल्कज़ार में आप देखना, उसमें अंडर थाई सपोर्ट को हम लोग इंक्रीज़ कर सकते हैं। शायद अल्कज़ार ही थी। मैंने एक गाड़ी देखी थी उससे जब मैं इसको ले रहा था उस टाइम पे। इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग अल्कज़ार है, बट मैं आई कुड बी रॉन्ग ऑल्सो। तो ये एक पॉइंट हो गया। नेक्स्ट पॉइंट हम बात करेंगे लंबार सपोर्ट की। तो गाइज़ देखो, इसमें एडजस्टेबल लंबार सपोर्ट आता है और ये काफ़ी अच्छी चीज़ है। मैं आपको इसी में क्लिप लगा दूँगा, शायद अगर लगेगी तो दिखा दूँगा आपको कि कैसे करके हम इसका जो लंबार है उसको एडजस्ट करते हैं। यहाँ पे बेसिकली यहाँ पे लीवर होता है, मेरे इस साइड लीवर है। बाकी अगर आप उसको नहीं भी एंगेज करते हो ना, तब भी बाय डिफ़ॉल्ट जो इसमें लंबार है वो ओके है, ठीक है? अच्छा ही है वो, बेकार नहीं है, कंफर्टेबल है। बट अगर आपको ज़्यादा देना है अपनी बैक को सपोर्ट तो उसका एक ऑप्शन है। इसके बाद आती है सीट की कुशनिंग। देखो, सीट आपकी ज़्यादा कुशनी नहीं होनी चाहिए और ज़्यादा हार्ड भी नहीं होनी चाहिए। इसकी सीट्स जो हैं वो ज़्यादा हार्ड नहीं है और ज़्यादा सॉफ्ट नहीं है, बट स्टिल दे आर ऑन द लिटिल बिट ऑन द टाइनी बिट ऑन द सॉफ्टर साइड। तो अच्छी बात है। लॉन्ग रन में आपकी बैक के लिए ज़्यादा सॉफ्ट जो सीट होती है वो अच्छी नहीं होती, ठीक है ना? वो थोड़ी हार्मफुल होती है। और वहीं अगर हम बात करें ज़्यादा हार्ड सीट की, तो उसका तो यार ऑब्वियस सी बात है, ज़्यादा हार्ड होगी तो वो तो ना तो कंफर्टेबल होगी और ना ही आपकी बैक के लिए अच्छी भी नहीं होती वो ज़्यादा लॉन्ग रन में। लॉन्ग रन इन द सेंस अगर आप काफ़ी साल तक गाड़ी चला रहे हो तब। रियर की जो सीट्स हैं उनकी भी कुशनिंग अच्छी है, बट रियर की सीट्स की कुशनिंग की हम बात नहीं करेंगे क्योंकि मैं सिर्फ़ और सिर्फ़ एक ड्राइवर के पर्सपेक्टिव से ये वीडियो बना रहा हूँ कि अगर आप इस गाड़ी को ड्राइव कर रहे हो, तो आपका क्या एक्सपीरियंस होने वाला है, क्या एक्सपीरियंस आपका हो सकता है, ठीक है? उस चीज़ को हम नहीं कंसिडर करेंगे कि यार इसमें पीछे की तरफ की सीटें कैसी हैं और आगे की कैसी हैं। पूरा रिव्यू मैंने गाड़ी का किया हुआ है, वो आप देख सकते हो। देखना कैसे 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 भीड़ कहाँ से कहाँ लगी हुई है यार।
सीट में हमारे 3 पॉइंट्स हो गए, अंडर थाई सपोर्ट हो गया, लंबार सपोर्ट हो गया एंड कुशनिंग हो गई। तीनों चीज़ें मैंने आपको बता दी हैं, काफ़ी अच्छी हैं एक्सेप्ट अंडर थाई सपोर्ट, जो कि अगर आपकी हाइट ज़्यादा है, इफ़ यू आर टॉलर देन 5'7", सॉरी, इफ़ यू आर टॉलर देन 5'11", तो आपको इशू आएगा। उससे नीचे अगर आप हो, एवरेज इंडियन हाइट है आपकी 5'8", 5'9", तो कोई इशू नहीं है, फिर कोई दिक्कत नहीं है, आप चला सकते हो आराम से। लास्ट पॉइंट जो हम सीट से रिलेटेड डिस्कस करेंगे वो है वेंटिलेशन। ठीक है गाइज, मुझे ऐसा लगता है पर्सनली, गाड़ी में एसी आपका भले ही थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो जाए, ऊपर नीचे इन द सेंस कि थोड़ा बहुत वो स्ट्रॉन्ग है या नहीं है, आपका काम चल जाएगा। सीट में वेंटिलेशन बहुत ज़रूरी है, स्पेशली उन गाड़ियों में जिनका इंटीरियर ब्लैक है। फ्रंट के एसी अच्छे हैं बट सीट वेंटिलेशन का सच में भाई कोई ऑल्टरनेटिव नहीं है। सीट को लेके मेरे ख्याल से जितने पॉइंट्स थे मैंने डिस्कस कर लिए हैं, इनसे आपको आइडिया लग जाएगा कि गाड़ी की सीट कैसी है। और गाड़ी की सीट कंफर्टेबल होना बहुत ज़रूरी है। अगर आप 400 किलोमीटर 500 किलोमीटर जा रहे हो और आपकी सीट ऐसी है कि आपकी कमर में दर्द हो रहा है, तो भाई फिर आप चाहे 50 लाख की गाड़ी ले लो, कोई फ़ायदा नहीं है उसका। हैरियर की जहाँ तक सीट है बहुत कंफर्टेबल है, बहुत अच्छी है, बट अगेन वही एक बात है कि अगर आप ज़्यादा, आपकी हाइट ज़्यादा है तो आपको अंडर थाई सपोर्ट मिसिंग लगेगा। अपार्ट फ्रॉम दैट एवरीथिंग इज़ फाइन। नेक्स्ट हम लोग इसके इंजन की बात करेंगे, क्योंकि देखो ड्राइवर के पॉइंट ऑफ व्यू से इंजन की परफॉर्मेंस सही होनी बहुत ज़रूरी है। देखो इंजन में 2-3 चीज़ें होती हैं। सबसे पहली चीज़ तो है कि उसके अंदर पावर कितनी है। फॉर एग्जांपल आपको किसी को ओवरटेक करना है, ठीक है, और आपके इंजन में वो दम ही नहीं है, और फिर आप यू नो स्ट्रगल करते हो कहीं ना कहीं इस चीज़ में, आपको ब्रेक लेना पड़ता है और कई बार एक्सीडेंट के चांसेस भी बन जाते हैं। तो इंजन में इतनी पावर होनी चाहिए कि अगर आपको ओवरटेक करना है तो आप कर सको, कंफर्टेबली कर सको, कोई इशू ना आए आपको। साथ ही अगर आप कहीं हिल्स पे हो, ठीक है ना, और आपके इंजन में उतनी पावर ही नहीं है कि वो आपकी गाड़ी को पुल कर सके, ठीक है, फुल लोड के साथ किसी स्टीप चढ़ाई पे, कोई स्टीप सा कोई स्लोप है, वहाँ पे आपकी गाड़ी में, आपके इंजन में उतना दम ही नहीं है, वो इतनी पावर ही जनरेट नहीं कर पा रहा है कि उस स्लोप पे वो आपकी गाड़ी क्लाइंब ही नहीं कर पा रही है, तो वहाँ आपको फील होता है कि हाँ यार, इंजन जो है ना थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग होना चाहिए था। और ये चीज़ वेन्यू में थी, उसमें हिल्स पे परेशान कर देता था वो इंजन मुझे। दूसरी जो बात होती है इंजन में वो है कि उसका रिफाइनमेंट। देखो ये दोनों चीज़ें हैं, पहली चीज़ उसकी परफॉर्मेंस, ठीक है, आपके इंजन में दम कितना है, दूसरा उसका रिफाइनमेंट कैसा है। आपको ऐसे इंजन मिल जाएंगे जिनमें पुलिंग पावर बहुत ज़्यादा होगी, बट उनका रिफाइनमेंट फिर आप भूल जाओ, उनके रिफाइनमेंट अच्छे नहीं होते हैं, तो वहाँ भी फिर आपको ये फील होता है कि यार कोई फ़ायदा नहीं है। ठीक है, अगर आपकी गाड़ी है, फॉर एग्जांपल बोलेरो है, जो पुरानी बोलेरो आया करती थी, ज़्यादातर जो पहाड़ों में जो गाड़ियाँ रखते हैं वो बोलेरो रखते हैं, वो इसीलिए रखते हैं क्योंकि इंजन में बहुत ज़्यादा पावर है उसके। बट आपने कभी उसका रिफाइनमेंट देखा है, कितनी ज़्यादा एनवीएच लेवल्स कितने ज़्यादा हैं उसके। तो एनवीएच मैं आपको बता देता हूँ, एनवीएच होता है नॉइज़ वाइब्रेशन हार्शनेस। एनवीएच लेवल्स अगर आपकी गाड़ी में, आपके इंजन के कंट्रोल्ड है ना, तो गाड़ी का इंजन ऑब्वियस सी बात है ऑटोमेटिकली आपका रिफाइंड हो जाता है, वो रिफाइंड ही माना जाता है। अब मैं हैरियर की बात करता हूँ, इन्हीं दोनों पॉइंट्स पे हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। जहाँ तक पावर की बात है, ये 170 bhp की पावर जनरेट करता है, 350 Nm का टॉर्क है, और 2 लीटर का क्रायोटेक इंजन है फिएट सोर्स से। ट्राइड एंड टेस्टेड इंजन है गाइस, ये काफ़ी गाड़ियों में यूज़ होता है। आपने देखा होगा जो जीप कंपस है उसमें भी सेम इंजन आता है, और एमजी हेक्टर में भी सेम इंजन आता है, सफारी में तो आता ही है। और इस इंजन से रिलेटेड कोई इशू मैंने आज तक फेस नहीं किया, और मुझे जहाँ तक लगता है, जितनी मैंने गाड़ी चला ली है, मुझे लगता नहीं कि इसके इंजन को लेके मुझे कोई इशू कभी भी आएगा। क्योंकि देखो पुलिंग पावर अच्छी खासी है, ठीक है ना, आपकी गाड़ी एकदम से पुल करेगी जैसे ही आप इसमें एक्सीलेटर देते हो। यू कैन रेस्ट अश्योर्ड कि आप आराम से ओवरटेक कर जाओगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। इनफैक्ट 3 मोड्स भी आते हैं इसमें, सिटी ड्राइव मोड, इकोनॉमी ड्राइव मोड और स्पोर्ट्स मोड। अगर आपको ज़्यादा पावर की रिक्वायरमेंट है तो आप स्पोर्ट्स मोड जो है वो एंगेज कर सकते हो। मैं प्रेफर करता हूँ उसको ना ही एंगेज करूँ, मैं मोस्टली इकोनॉमी मोड पे चलता हूँ या फिर सिटी ड्राइव मोड पे चल लेता हूँ, बट मैं स्पोर्ट्स मोड पे कभी नहीं चलता, और मेरे ख्याल से कोई चलेगा भी नहीं यार। जब आप इसका स्पोर्ट्स मोड एंगेज करोगे तब आपको पता चलेगा कि कितनी ज़्यादा पावर है इसके इंजन में। पावर से रिलेटेड आपको कोई इशू कभी नहीं आएगा, ये बात आप मान के चल सकते हो। दूसरा जो पॉइंट आता है वो है एनवीएच लेवल्स। डीजल इंजन्स आर नोटोरियस फॉर हाई एनवीएच लेवल्स। इनकी छवि जो है वो ख़राब है, इनकी इमेज ख़राब होती है कि भाई एनवीएच लेवल्स डीजल इंजन में ज़्यादा होते हैं एज़ कम्पेयर टू पेट्रोल कार्स, पेट्रोल इंजन्स। पहले जो डीजल इंजन्स आते थे उनमें यही था कि पावर बहुत ज़्यादा होती थी बट एनवीएच लेवल्स उनके अच्छे नहीं होते थे, तो उस वजह से डीजल इंजन बदनाम थे। अब जहाँ तक बात है हैरियर की, देखो पावर का मैंने आपको बता दिया, पावर सफिशिएंट है, मोर देन इनफ है।
आपको पावर की कमी फ़ील नहीं होगी इस गाड़ी में कभी भी, और किसी भी टाइप के टेरेन पे नहीं होगी। हाँ, एक्सट्रीम ऑफ रोडिंग आप करने लग जाओगे तो वहाँ पे 4x4 की कमी है इसके अंदर, वो एक लिमिटिंग फैक्टर बन जाएगा। बट इंजन अपनी तरफ से कमी नहीं छोड़ता। इंजन अपनी तरफ से इतना कैपेबल है कि अगर ये गाड़ी 4x4 होती तो आराम से निकल जाती किसी भी टेरेन से। बट चलो खैर, वो उस चीज़ को हम डिस्कस करेंगे बाद में, इसी ड्राइव रिव्यू में डिस्कस कर लेंगे उस पॉइंट को भी। अभी जहाँ तक इंजन की पावर की बात है मैंने आपको बता दिया, और जहाँ तक एनवीएच लेवल्स की बात है, गाड़ी के अंदर आपको फील होगा कि शायद आप किसी पेट्रोल गाड़ी में ही हो। इनफैक्ट मैं काफ़ी सरप्राइज था, मैंने जब टेस्ट ड्राइव ली थी, जो 2022 का वेरिएंट था, टॉप मॉडल था, XZ A प्लस था शायद उसका नाम, XZ प्लस, XZ A प्लस, हाँ A प्लस था, ऑटोमेटिक था। तो उसमें उसमें थोड़े एनवीएच लेवल्स इससे ज़्यादा थे, उसके भी एनवीएच लेवल्स मुझे ठीक लगे थे, बट इसके एनवीएच लेवल्स कहीं ना कहीं उससे ज़्यादा अच्छे हैं। मतलब कि इसमें कम हार्शनेस है एज़ कम्पेयर टू प्री फेसलिफ्ट वर्जन। इसका रिफाइनमेंट मुझे उससे ज़्यादा लग रहा है, ऑल्दो इंजन सेम है, बाकी सब चीज़ें भी सेम है, बट पता नहीं इन्होंने किस टाइप से क्या किया है इसमें, शायद कुछ मटेरियल में कुछ चेंज किया है कि कैसे इसका रिफाइनमेंट थोड़ा सा इंक्रीज़ हुआ है एज़ कम्पेयर टू प्री फेसलिफ्ट वर्जन, ये मुझे लगता है। बाकी आप बताना, अगर आपके पास पुरानी हैरियर है और आपने नई वाली हैरियर भी चलाई है तो आपको क्या लगता है। योर एक्सपीरियंस मे बी डिफरेंट, बट मेरा जो एक्सपीरियंस अभी तक रहा है वो यही है कि हाँ, इसमें बेटर है। गाड़ी के अंदर ड्राइव मोड्स भी आते हैं, और 3 ड्राइव मोड है, जैसे मैंने आपको बताया, इकोनॉमी, स्पोर्ट्स और सिटी मोड है। इकोनॉमी मोड में अगर आप चलाओगे तो आपको माइलेज कहीं ना कहीं अच्छा मिल जाएगा। अगर आपका मन है कि गाड़ी को थोड़ा सा खींच के चलाना है, गाड़ी को थोड़ा सा फन टू ड्राइव बनाना है, या उस टाइप से आपको ड्राइव करना है, तो यू कैन एंगेज सिटी मोड और इवन स्पोर्ट्स मोड। देखो, मैं मोस्टली इकोनॉमी मोड पे रखता हूँ गाड़ी को, और कभी कभी सिटी मोड पे लगा लेता हूँ। स्पोर्ट्स मोड पे मैं नहीं करता है, स्पोर्ट्स मोड कुछ ज़्यादा ही मुझे वो ओवर लगता है, अब मैं उसको ज़्यादा एंगेज नहीं करता। बट हाँ, सिटी मोड एंड इकोनॉमी मोड आर मोर देन गुड इनफ। मोड्स की जहाँ तक बात चल रही है तो इसमें 2 टेरेन रिस्पॉन्स मोड भी आते हैं, वन इज़ वेट मोड एंड अनदर वन इज़ रफ रोड मोड। तो देखो, सिंपल सी बात है, अगर आप किसी रफ रोड पे चल रहे हो, जैसे उबड़ खाबड़ सड़क है, आप रफ मोड एंगेज कर लो, और बाकी वेट मोड है। कई बार एक्वा प्लानिंग की प्रॉब्लम होती है रोड पे, आप देख लेना। एक्वा प्लानिंग के बारे में आप गूगल कर सकते हो, नहीं तो मैं किसी वीडियो में आपको बता दूंगा कि होता क्या है वो। तो देखो, रफ रोड मोड है, इसके अंदर वेट मोड है, ये ऐसे नहीं है कि गिमिक्स है, मुझे स्टार्टिंग में लगे थे, बट नहीं, कहीं ना कहीं ये जो ट्रैक्शन है उसको कंट्रोल रखते हैं। और अगर आप रफ रोड पे हो, आप ऐसे टेरेन पे हो जहाँ बिल्कुल ख़राब सड़क है और ऊबड़ खाबड़ रास्ता है, तो ट्रैक्शन की ही नीड होती है वहाँ पे बेसिकली। अगर गाड़ी में ट्रैक्शन अच्छा है तो सड़क पकड़ के चलती है वो गाड़ी, और वहीं पे आपकी मोड्स जो हैं आपकी हेल्प करते हैं। बट अगेन, ऐसा नहीं है कि इन मोड्स के बिना आपका काम नहीं चलेगा, बट हाँ ये है, अगर आपको अच्छे लगते हैं ये मोड्स तो आप इनको एंगेज कर सकते हो, नहीं अच्छे लगते हैं कोई इशू नहीं है। आप नॉर्मल गाड़ी चलाओ, आपके सस्पेंशंस वगैरह, टायर वगैरह की जो पकड़ है सड़क पे वो अच्छी है, और टायर्स भी अच्छे हैं इसके इसके अंदर। मेरे इसमें जो है ब्रिजस्टोन के टायर्स हैं, बट शायद और वेरिएंट्स में कुछ अलग टायर्स आते हैं, आई हैव नो आइडिया। अच्छा हाँ, टायर्स की बात चल रही है तो टायर की नॉइज़ की बात भी करते हैं। देखो, टायर्स की नॉइज़ भी नहीं है इसमें एज सच, क्योंकि ब्रिजस्टोन के टायर्स अच्छे होते हैं। वहीं अगर हम कुछ और ब्रांड्स की बात करें तो कुछ ब्रांड्स ऐसे भी हैं जिनके टायर्स की बहुत ज़्यादा आवाज़ आती है। अब मैं किसी ब्रांड का नाम ले लूँगा, आप लोगों के पास होंगे तो आप समझ ही गए होंगे कौन से ऐसे ब्रांड्स हैं जिनके टायर्स अगर आप यूज़ करते हो ना, तो आपके इंजन की इतनी आवाज़ नहीं आएगी, विंड की इतनी नॉइज़ नहीं आएगी जितनी टायर्स की नॉइज़ अंदर आती है गाड़ी में। बट चलो खैर, कोई बात नहीं, इसके टायर्स अच्छे हैं, इनमें ऐसा कोई प्रॉब्लम है नहीं। और नेक्स्ट पॉइंट इज़ ब्रेकिंग परफॉर्मेंस। इसकी ब्रेकिंग परफॉर्मेंस भी गाइस डिसेंट है। देखो, मैंने कभी हार्ड ब्रेकिंग इससे की नहीं है। हार्ड ब्रेकिंग होता है कि एकदम से आपके सामने कोई आ जाए और आपको एकदम पैनिक ब्रेकिंग करनी पड़ जाए। मुझे लगता है कि इसकी ब्रेकिंग परफॉर्मेंस अच्छी है, मतलब मैं ज़्यादा अच्छी इसको नहीं बोलूँगा, शायद इसकी ब्रेक बाइट थोड़ी और अच्छी हो सकती थी। चारों डिस्क ब्रेक आते हैं इसमें, फ्रंट में भी और रियर में भी, और उस चीज़ को अगर हम कंसिडर करें तो थोड़ी अच्छी हो सकती थी, होनी चाहिए थी ब्रेक परफॉर्मेंस। बट अभी भी इसकी जो ब्रेकिंग परफॉर्मेंस है वो अच्छी है, मतलब ख़राब नहीं बोलूँगा मैं इसको। मतलब जैसे होता है ना कि बैड, गुड, बेटर, बेस्ट। बेटर पे आप जा सकते हो, बेस्ट तो नहीं है, और गुड वगैरह और वर्स्ट और बैड भी नहीं है, तो अच्छी है, काफ़ी डिसेंट है। बट अगर आप सोच रहे हो कि एकदम से जहाँ ब्रेक मारोगे वहाँ खड़ी हो जाएगी रुक के, ऐसा शायद नहीं होगा, मैंने कभी किया नहीं है। बट मुझे लगता है कि शायद इतने इतने कैपेबल ब्रेक्स शायद नहीं है इसके कि जहाँ आपने चाहा वहाँ गाड़ी रुक गई। वो चीज़ ट्राई मत करना भाई कभी। अब टाटा है और बिल्ड क्वालिटी की बात ना हो, देखो ऐसा नहीं हो सकता, ठीक है।
सबसे पहले शायद 5 स्टार लाने इन्होंने ही स्टार्ट किए थे, या शायद कोई और गाड़ी भी होगी। बट हाँ, टाटा की गाड़ियाँ आने के बाद एनकैप की रेटिंग्स भी लोगों को पता चल गया कि ऐसी ऐसी भी कोई चीज़ होती है। 90% लोगों को तो पता भी नहीं था कि एनकैप होता क्या है। जब से टाटा की गाड़ियाँ एनकैप में 5 स्टार लाने इन्होंने स्टार्ट किए, तब से एनकैप भी फेमस हो गया। बिल्ड क्वालिटी स्ट्रॉन्ग है, इसमें तो कोई इशू है ही नहीं, ठीक है। और जब मैंने इस गाड़ी का रिव्यू किया था तब मैंने आपको बताया था कि इसमें एक बाइक वाले ने टक्कर मारी थी साइड में, और वो गिर गया था, और गिरने के बाद उसकी बाइक में अच्छा खासा डैमेज था। बट गाड़ी में जब मैंने उतर के देखा, मुझे लगा कि यार गाड़ी में भी डेंट वेंट आ गया होगा। बट टू माय सरप्राइज़ मुझे मतलब पता ही नहीं चला कि गाड़ी में कहाँ टकराई है वो बाइक। और ऐसे 2-3 इंसिडेंट हुए हैं जहाँ पे एक बार एक गाड़ी वाला सामने से आ रहा था, उसने जैसे ही मेरे साइड में आया, वो गाँव की रोड थी, वो काफ़ी तेज़ स्पीड पे आ रहा था, और मुझे समझ नहीं आया कि ये इतनी स्पीड पे, रात का टाइम था, क्योंकि ऐसी सड़कों पे ऐसे नहीं चलना चाहिए। हाईवे वगैरह तो चलो अलग बात होगी। एक किसी गाँव में मैं जा रहा था, और वहाँ से वो आ रहा था बड़ी तेज़ स्पीड पे था, और उसने साइड से मारा, उसका जो ये रियर व्यू मिरर होता है, ये टूट के बिखर गया था, सड़क पे गिर गया था। उसके बाद मैंने उतर के देखा कि यार गाड़ी में इसने क्या कर दिया। बट मेरी गाड़ी में एक इतना लंबा निशान था, एक ऐसे करके एक ब्लैक कलर का जो बेसिकली उसका पेंट होता है वो उतर गया था। बट कोई डेंट नहीं था गाड़ी में, और कोई निशान, आज तो वो निशान भी नहीं है, धुलने वुलने के बाद सब उतर गया। तो ये चीज़ें होती हैं, देखो बहुत ज़्यादा मैटर करती है। बिल्ड क्वालिटी ये नहीं है कि आपकी टक्कर हो जाएगी और आप मरने से ही बचोगे, बस उसी के लिए बिल्ड क्वालिटी है, वो नहीं होता। वो तो है ही एक चीज़। बिल्ड क्वालिटी हर चीज़ में देखी जाती है कि आपकी गाड़ी के पैनल्स कितने स्ट्रॉन्ग हैं। देखो ये भी होता है कि जो पैनल्स होते हैं, फ्रंट पैनल स्पेशली और बैक पैनल, वो काफ़ी सॉफ्ट रखते हैं कंपनियाँ, ताकि उनमें टक्कर वगैरह अगर कुछ हो जाए तो बेसिकली वो क्रम्बल जल्दी हो जाएंगे, और सामने वाला बंदे से अगर टक्कर हुई है वो बच जाएगा, गाड़ी टूट जाएगी, ये होता है उनका। बट ये थ्योरी ना गाइस, ये हर जगह नहीं चलती। चलो ठीक है, आपने गाड़ी में आगे की तरफ क्रम्बल जोन उसको बोल दिया है, और रेयर में भी आपने ये चीज़ बोल दिया है कि ये क्रम्बल हो जाएंगे आराम से। बट थोड़ा बहुत तो रखो ना यार, बिल्कुल कागज़ थोड़े ना लगा दोगे आप समझ गए होंगे मैं किस ब्रांड की बात कर रहा हूँ। ज़्यादा कॉम्प्रोमाइज़ बिल्ड क्वालिटी पे नहीं करना चाहिए, और बिल्ड क्वालिटी पे कॉम्प्रोमाइज़ करते भी ब्रांड्स इसीलिए हैं कि उनको माइलेज अच्छा मिल जाएगा, ठीक है। बारिश स्टार्ट हो गई है, थोड़ा सा ऑडियो में थोड़ा सा इशू आ सकता है गाइस, बट कोई बात नहीं है। हाँ, जहाँ तक हैरियर की बात है, बिल्ड क्वालिटी अच्छी खासी बिल्ड क्वालिटी है, और सबको पता है कि हैरियर क्या, टाटा की कोई भी गाड़ी आप उठा के देख लो यार, नेक्सॉन है, अल्ट्रोज़ है, सफारी है। जैसा मैंने आपको बताया कि हल्की-फुल्की टक्कर अगर आपकी गाड़ी पे होती है तो यू कैन रेस्ट एश्योर्ड कि हाँ, कोई बड़ा डैमेज मेरी गाड़ी में नहीं हुआ होगा। देखो बिल्ड क्वालिटी को मैं ड्राइविंग रिव्यू में क्यों मेंशन कर रहा हूँ, है ना? आप सोच रहे होंगे कि यार ऐसे तो फिर बहुत सारी चीज़ें हैं, ड्राइव क्वालिटी का बिल्ड से क्या लेना देना? तो देखो है लेना देना, डायरेक्टली नहीं है, बट इनडायरेक्टली बिल्ड क्वालिटी का लेना देना है। जब आप एक 5 स्टार गाड़ी में बैठे हो ना, कहीं न कहीं आपको एक पीस ऑफ माइंड रहता है कि हाँ यार, मैं सुरक्षित हूँ, ठीक है ना? मैं सेफ़ हूँ। कुछ बात अगर हो जाएगी, कुछ कुछ मिसहैपनिंग अगर हो जाती है, तो आपको देखो, किस्मत ही अगर ख़राब है और आपका टाइम ही आ गया, फिर तो आपको कोई रोक नहीं सकता। बाकी आपकी मर्ज़ी है, अगर आप उसको ड्राइव रिव्यू में कंसिडर करना चाहते हो या नहीं कंसिडर करना चाहते हो, तो कोई इश्यू नहीं है। मैंने इस गाड़ी को 1.5 साल चला लिया है, और कहीं से ऐसा कुछ अनोइंग सी कुछ आवाज़ आ रही हो, या कोई मुझे लग रहा हो कि यार कहीं कुछ तो आवाज़ आ रही है गाड़ी में, ऐसा कुछ नहीं है। और मैंने अच्छे खासे रफ़ टेरेन्स पे गाड़ी चलाई है, अच्छे खासे स्मूथ टेरेन्स पे चलाई है, कोई इशू नहीं है। प्री फेसलिफ्ट जो वर्ज़न था उसमें हाइड्रोलिक स्टीयरिंग व्हील आता था, और इसमें इन्होंने इसको अपग्रेड करके ईपीएस कर दिया है, मतलब इलेक्ट्रॉनिक पावर स्टीयरिंग है अभी, और ये मुझे ज़्यादा बेटर लगता है। देखो हाइड्रोलिक स्टीयरिंग व्हील के भी अपने फ़ायदे हैं, ठीक है ना? उसके कुछ लोगों को वो पसंद आता है, उसमें एक रगड़ सी एक एसयूवी वाली फ़ील आती है लोगों को, और चलो ठीक है, कोई इशू नहीं है। बट जो ईपीएस है, दिस इज़ बेटर, क्योंकि आपने देखा होगा गाड़ियाँ अपग्रेड करके ईपीएस पे कन्वर्ट कर रही हैं, ना कि अपग्रेड करके हाइड्रोलिक पे। सिटी में गाड़ी को मैन्यूवर करना इज़ मच मोर कंफर्टेबल एंड मच मोर ईज़ियर विद दिस स्टीयरिंग व्हील। गाइज़ यही सब है, देखो ड्राइविंग रिव्यू में जो पॉजिटिव पॉइंट्स थे मेरे ख्याल से ये हैं, और कुछ नेगेटिव पॉइंट्स भी हैं, उनकी मैं बात कर लेता हूँ। इसके जो ए पिलर्स हैं ना गाइज़, जो ये फ्रंट के दोनों पिलर्स हैं, ये अच्छा खासा व्यू आपका ब्लॉक करते हैं, और ये चीज़ टाटा पता नहीं क्यों सॉल्व ही नहीं कर पा रहा है। इससे पहले प्री फेसलिफ्ट वर्ज़न था, उसमें भी लोगों को ये इशू था, और उससे पहले जो वर्ज़न था उसमें भी लोगों को, टाटा ने मतलब आप देख लो इस गाड़ी को 2-3 बार अपग्रेड कर लिया है, बट ये पिलर्स, इनका इशू सेम का सेम ही है। कुछ लोग कहते हैं इनकी थिकनेस कम कर दो, बट गाइज़ ट्रस्ट मी, इनकी थिकनेस से कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा।
इनका प्लेसमेंट कुछ ऐसा है ना कि ये ब्लॉक करेंगे ही करेंगे, और ये डायरेक्टली चेसिस से रिलेटेड है। अब आप कितनी भी कोशिश कर लेना, ठीक है ना, या तो आप पूरा प्लेटफॉर्म चेंज करो, पूरी चेसिस की अलग लगाओ, तब एक नया डिज़ाइन बनेगा, फिर वो गाड़ी हैरियर नहीं रहेगी, है ना, दैन इट विल बी अ डिफरेंट कार। इन गाड़ियों में अगर आपको ये ए पिलर वाला इशू सॉल्व करना है तो मुझे नहीं लगता विदाउट मेकिंग चेंजेस इन द चेसी इन द प्लेटफॉर्म इट्स पॉसिबल। बाकी इंजीनियर्स हैं, दे आर कैपेबल ऑफ डूइंग मच मोर ग्रेटर थिंग्स दैन वी कैन एक्सपेक्ट। तो देखो, आने वाले इटरेशंस में शायद कुछ चेंजेस आए, शायद कुछ काम करे टाटा इस चीज़ पे। एज ऑफ नाउ ये आपका व्यू ब्लॉक करेंगे, और ये चीज़ आपको फील होगी जब आप शहर के बीच में हो, ठीक है ना, और स्पेशली स्पेशली व्हेन यू आर ऑन हिल्स। पहाड़ों में बहुत आपको इशू आने वाला है इन ए पिलर से। और शहर में तो चलो ठीक है, 1% को आप कर लोगे यार मैनेज, आप थोड़ा आगे पीछे हो जाओगे, ऐसे ऐसे करके आप देख लोगे, ऐसे ऐसे करके आप देख लोगे, हो जाएगा। पहाड़ों में पहाड़ों में आप ऐसे ऐसे करोगे ना भाई, तो खाई में मिल जाओगे आप सीधे। इसमें आपको थोड़ा सा ज़्यादा ध्यान देना पड़ता है, ये ए पिलर्स की वजह से व्यू ब्लॉक करते हैं, जो कि अच्छी बात नहीं है। आपका एक्स्ट्रा फोकस लगता है, आपका एक्स्ट्रा एफर्ट्स ही लगते हैं उसमें, तो वो एक ड्राइविंग प्लेजर को, आपके आपके ड्राइविंग एक्सपीरियंस को थोड़ा बहुत हैम्पर करता है। तो ये एक चीज़ हो गई। इसके अलावा इसके जो साइड में रियर व्यू मिरर्स हैं, देखो पहले हैरियर में, आज से 4-5 साल पहले जो वेरिएंट आता था उसमें ये काफ़ी बड़े थे, काफ़ी नहीं मतलब बड़े थे। तो लोगों को इशू था कि अरे इतने बड़े बड़े रियर व्यू मिरर्स लगाए हुए हैं टाटा ने, ये अड़ते हैं, ये है वो है, टाटा ने छोटे कर दिए। अब लोगों को इशू आ रहा है कि यार इसमें दिख नहीं रहा हमें कुछ भी। तो ये एक चीज़ है जो कि आपको थोड़ा बहुत परेशान कर सकती है, थोड़ा बहुत, लेकिन इतना नहीं कि आपको कुछ दिख ही नहीं रहा। और इसका भी सॉल्यूशन होता है, जो छोटे छोटे वो आते हैं, एग्जैक्टली नाम तो मुझे नहीं पता, बट उनको आप शीशे पे लगा लो और वो थोड़ा सा दूर तक का आपको दिखा देते हैं। एक्सटेंशन बोल सकते हो, क्या बोल सकते हो, आप देख लेना, मुझे नाम, आई हैव नो आइडिया अबाउट द नेम। मैंने एक्चुअली खरीद के रखे हुए हैं वो, बट मुझे टाइम नहीं मिला, उनको मैं लगाऊंगा। वो लगाने के बाद ये इशू रिजॉल्व हो जाएगा, तो ये इतना बड़ा कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट स्टिल थोड़ा बहुत जो इशू है वो है। अच्छा, एक चीज़ हो रहा है इसके अंदर, ये आता है जो इसका IRVM है, ये ऑटो डिमिंग है, ह्यूज हेल्प। हमारे देश में आपको पता होगा हाई बीम पे चलने का फैशन है, हाई बीम पे चलने का शौक है, लोगों को पता ही नहीं हाई बीम कहाँ से कंट्रोल होती है, कहाँ से लो बीम होती है। वो हाई बीम पे चल रहे हैं तो बस सदियों सदियों तक हाई बीम पे ही चल रहे हैं। ये चीज़ आपको तब रियलाइज़ होती है जब आप रात को ड्राइव कर रहे हो और पीछे से कोई आपको डिपर मार रहा है या फिर हाई बीम पे चल रहा है। एक और जो नेगेटिव पॉइंट है, जो हम थोड़ी देर पहले बात कर रहे थे, इंजन की जब हम बात कर रहे थे तब हमने डिस्कस किया था। देखो गाइस, गाड़ी में मोड्स आते हैं, ठीक है, टेरेन रिस्पॉन्स मोड्स हैं, वी हैव ड्राइव मोड्स, बट कहीं ना कहीं जब आप एक एक्सट्रीम ऑफ रोडिंग पे जाओगे ना, तब आपको फील होगा कि यार गाड़ी के अंदर ऑल व्हील ड्राइव या 4x4 होना चाहिए था। इतना कैपेबल आपने इंजन बना दिया, ठीक है, गाड़ी की बिल्ड क्वालिटी आपने ऐसी बना दी कि हाँ ऑफ रोडिंग को आराम से झेल सकती है, बट आपने 4x4 मिस करके, ऑल व्हील ड्राइव मिस करके कहीं ना कहीं गाड़ी को लिमिट कर दिया, इसकी कैपेबिलिटीज़ को। आप इसको लेके ऑफ रोडिंग पे, ऐसा नहीं है कि आप जा नहीं सकते हो, बट देखो है तो फ्रंट व्हील ड्राइव ही ना, चाहे कोई कितना ही बोल ले, कितने ही मोड्स लगा लो आप, जो चीज़ रियर व्हील ड्राइव में होती है या फिर 4x4 में होती है वो फ्रंट व्हील ड्राइव में कभी नहीं आएगी। इलेक्ट्रॉनिक्स कितना कवर कर लेंगे, है ना, एक लिमिट ही है। एट द एंड ऑफ द डे आपके फ्रंट व्हील्स ही हैं जो कि पूरी गाड़ी को खींच रहे हैं। देखो आने वाले टाइम में शायद टाटा इंट्रोड्यूस कर दे इसमें। एक जो गाड़ी की लाइट्स हैं गाइस, मैंने आपको पहले बताया था, मैंने लाइट्स के ऊपर भी एक डेडिकेटेड रिव्यू बनाया हुआ है। गाड़ी की हेडलाइट्स अच्छी नहीं है, इसकी हेडलाइट्स इसकी थोड़ी वीक हैं, और जो ये फॉग लैंप्स लगे हुए हैं किसी काम के नहीं है, इनका क्या यूज़ है वही मेरे को समझ में नहीं आया। वो वीडियो आप देख लेना जो मैंने हेडलाइट की डेडिकेटेड रिव्यू बनाई हुई है, उसमें व्यूज़ भी अच्छे खासे हैं, आपको पसंद भी आई थी वो वीडियो, और आपने वो वीडियो देखी है, उसको लाइक किया है काफ़ी ज़्यादा, तो थैंक यू सो मच। और बाकी इस वीडियो में भी मैं आपको बता देता हूँ, इसकी हेडलाइट्स वीक हैं, इसकी हेडलाइट्स मुझे अच्छी नहीं लगी। अभी देखता हूँ, शायद इसके हेडलाइट्स को मैं आफ्टर मार्केट अपग्रेड करवाऊँ, बट उन चीज़ों के लिए देखो टाइम चाहिए होता है। इस वीडियो में हमने वो सारे पॉइंट्स डिस्कस किए जो एक ड्राइवर के पॉइंट ऑफ व्यू से, एक ड्राइवर के पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट होते हैं, और शायद इसमें कोई पॉइंट ऐसा बचा नहीं होगा जो मैंने मिस कर दिया, बट स्टिल अगर आपको कोई पॉइंट ऐसा लगता है कि जो मुझे ऐड करना चाहिए था, तो प्लीज़ लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन।
इफ़ यू लाइक द वीडियो प्लीज़ गिव इट अ थम्स अप और शेयर करना इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ। एंड लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन आपको कैसी लगी ये वीडियो और कोई ऐसे पॉइंट्स हैं क्या जो मुझसे छूट गए हैं। आई विल सी यू अगेन इन द नेक्स्ट वीडियो। बाय, टेक केयर।